ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज़ में यूएई के टैंकरों पर ईरान का हमले में एक भारतीय की मौत। ट्रंप का बड़ा ऐलान, हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स। यूएनएससी सीट के लिए भारत का मिशन शुरू। यूएनएससी में 2028-29 के लिए भारत ने पेश की दावेदारी। जयशंकर ने लॉन्च किया शांति विजन, बोले काटेंगे आतंक की जड़। बरेली में वक्फ बोर्ड में घोटाले का आरोप। मौलाना शहाबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड पर लगाया अरबों के घोटाले का आरोप। सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास 2 तेल टैंकरों पर कथित मिसाइल हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार मोबासा और अल बहिया नामक टैंकरों को निशाना बनाया गया। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान पर लगातार तीसरी रात हवाई हमले किए गए, जिनका उद्देश्य उनकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नागरिक व व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों से जुड़े समुद्री यातायात की नाकाबंदी फिर शुरू करेगी और हॉर्मुज़ की सुरक्षा के बदले प्रत्येक कार्गो पर 20% शुल्क वसूला जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत बुरी तरह कमजोर हो गई है तथा उसके 159 सैन्य जहाज, 200 विमान और कई रक्षा प्रणालियां नष्ट हो चुकी हैं। दूसरी ओर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने बहरीन स्थित अल जुफैर सैन्य अड्डे पर हमला किया है, जहां अमेरिकी सेना भी तैनात है। भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने के उद्देश्य से अपना आधिकारिक अभियान शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति यानी शांति विजन को अभियान का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया बढ़ते संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जयशंकर ने नियमों, भरोसे और ईमानदारी के आधार पर सर्वांगीण विकास के भारतीय दृष्टिकोण को वैश्विक शासन का मजबूत मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि भारत जिम्मेदार, समावेशी और समाधान केंद्रित भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि भारत का चुनाव होता है तो वो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में शामिल होकर चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे 5 स्थायी सदस्यों के साथ वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कार्य करेगा। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह थमती नजर आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ही पार्टी का प्रचार करेंगे। चंडीगढ़ में विधायक राणा गुरजीत के आवास पर हुई बैठक में चन्नी ने ये बात रखी। वहीं कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने बागी गुट की मांगों को खारिज करते हुए साफ कहा कि पंजाब में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा राहुल गांधी है। इससे चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने की मांग कर रहे नेताओं को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब में गुटबाजी खत्म करने के बजाय विवाद बढ़ने से हाईकमान भूपेश बघेल के कामकाज से भी नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच चन्नी खेमार राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने का इंतजार कर रहा है और पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद को लेकर अपनी बात सीधे हाईकमान के सामने रखने की तैयारी में जुटा है। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में अरबों रुपए की कथित घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी सरकारों के समय वक्फ संपत्तियों की खरीद बिक्री में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच होने पर यह मामला राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से भी बड़ा साबित हो सकता है।
मौलाना ने आरोप लगाया कि केवल बरेली में ही वक्फ की जमीनों से करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मौलाना का कहना है कि वक्फ की संपत्तियां गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद के कल्याण के लिए थी, लेकिन इनसे होने वाली आय का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग वक्फ की जमीनों से करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, जबकि जरूरतमंद आज भी आर्थिक तंगी और बदहाली का सामना कर रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कई बार ट्रस्ट को परिसर में एआई कैमरे लगाने और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी थी, लेकिन इन सिफारिशों पर कथित तौर पर अमल नहीं किया गया। अब एसआईटी जांच पूरी होने के बाद 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि भविष्य में मंदिर परिसर को हाईटेक कैमरों से लैस किया जाएगा और पुलिस की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। वहीं दान गबन मामले को लेकर अधिवक्ता संघ का विरोध भी तेज हो गया है। सैकड़ों वकीलों ने कचहरी में प्रदर्शन कर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि 15 दिन पहले तहरीर देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और थाना घेराव की चेतावनी दी गई है। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी की जांच लगातार तेज होती जा रही है और अब बद्री केदार मंदिर समिति के कई अन्य कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। पुलिस ने 25 जून की सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपी कर्मचारी के साथ कुछ अन्य कर्मचारियों की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई हैं, जिसके बाद सभी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अब जांच टीम 29 जून की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सके। बताया जा रहा है कि 27 जून से मंदिर परिसर में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट कहा है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। साथ ही दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ विभागीय और कानूनी स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसी भी पात्र छात्र को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। समीक्षा बैठक में बताया गया कि अब तक 2888 पात्र विद्यार्थियों को ऋण स्वीकृत करने पर सहमति बनी है, जबकि 243 छात्र छात्राओं को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 64 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। इस योजना के तहत दिए जा रहे एजुकेशन लोन की पूरी गारंटी राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग से समन्वय बढ़ाकर अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी छात्र की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। साथ ही मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा विदेश छात्रवृत्ति योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी तेजी से विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर देते हुए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। सीतापुर के हरगांव पावर हाउस में ट्रांसफार्मर को लेकर विवाद उस समय बवाल में बदल गया जब ग्रामीणों ने परिसर में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि उपखंड अधिकारी के कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया गया और पावर हाउस में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान 2 बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। वहीं घटना के बाद पावर हाउस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पौटा कला चौराहे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार गति से आ रही मैजिक वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पति की हालत चिंताजनक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गंगा स्नान के दौरान एक महिला गहरे पानी में चली गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। महिला रामपुर के मुंडा पांडे क्षेत्र से गंगा स्नान के लिए आई थी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय गोताखोर तुरंत सक्रिय हुए और समय रहते महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गोताखोरों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। सुरक्षित बचाए जाने पर महिला ने भोलू केवट सहित सभी गोताखोरों का आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि भोलू केवट अब तक सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बचा चुके हैं, जिससे उनकी तत्परता और सेवा की एक बार फिर सराहना हो रही है। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में NH9 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में पिता और एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति पत्नी समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश के लिए आसपास के CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी वाहन की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चंपावत में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया, जहां मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती की अध्यक्षता में जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। कार्यक्रम में कुल 82 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निर्देश दिए गए। सड़क, पेयजल, भूमि विवाद, PM आवास, आयुष्मान कार्ड, सोलर स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा दीवार और जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से सुनवाई हुई। कई मामलों में विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए। सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम स्थल पर ही 10 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाया गया। CDO डॉक्टर GS खाती ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए सभी विभागों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के चंपावत में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माय भारत अभियान को नई गति देने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर गणेश सिंह खाती की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 15 अगस्त तक विशेष पंजीकरण अभियान चलाने और अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ने के निर्देश दिए गए। अभियान के तहत युवाओं को नेतृत्व, कौशल विकास, रोजगार, इंटर्नशिप, मेंटोरशिप और स्वयंसेवी गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि देश भर में 2.2 करोड़ से अधिक युवा पहले ही माय भारत पोर्टल से जुड़ चुके हैं। जनपद के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और युवा क्लबों में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ माय भारत एम्बेसडर भी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही विकसित भारत, यंग लीडर्स डायलॉग, यूथ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना और अन्य युवा कार्यक्रमों को भी गति दी जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस अभियान से जिले के हजारों युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त होगा। उत्तराखंड के रानीखेत के नरसिंह स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड के पहले 48 घंटे ट्रेल्स प्लस अल्ट्रा रन द ट्रांस लूप्स का सफल समापन हुआ, जिसमें देश भर से आए धावकों ने अद्भुत सहन शक्ति और जज्बे का प्रदर्शन किया। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 6, 12, 24 और 48 घंटे की विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर विजयंत महादिक ने विजेताओं को ट्रॉफी, पदक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 48 घंटे वर्ग में हरियाणा के गुलाब सिंह ने प्रथम और महाराष्ट्र के भूपेंद्र सिंह राजपूत ने द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि अन्य श्रेणियों के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने इसे उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा
कि इससे रानीखेत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के मानचित्र पर नई पहचान मिली है। आयोजकों ने भविष्य में इस प्रतियोगिता को और अधिक भव्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की बात कही। साथ ही जिला प्रशासन, स्वयं सेवकों, सहयोगी संस्थाओं और प्रतिभागियों के योगदान की सराहना करते हुए इसे खेल पर्यटन को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक आयोजन बताया गया। कुशीनगर में सेवरही थाना क्षेत्र के गौरी जगदीश गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब परिजनों की डांट से नाराज एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर माता पिता से युवती को डांटा था, जिसके बाद वो नाराज होकर टावर पर पहुंच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया। घटना की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार युवती को शांत कराने में जुटे रहे। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता युवती को सुरक्षित नीचे उतारना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बाराबंकी के लखनऊ अयोध्या रेल मार्ग पर रसौली रेलवे स्टेशन के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब मालगाड़ी के खाली डिब्बे पर चढ़ा एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलसकर नीचे गिर पड़ा। घायल की पहचान रसौली निवासी 22 वर्षीय समीर पुत्र जलील अहमद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार समीर मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह से स्टेशन पर मालगाड़ी के खाली डिब्बे खड़े थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच की मांग भी उठने लगी है। फिलहाल घटना को लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने प्रमुख कांवड़ मार्गों का व्यापक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बिजनौर अमरोहा रोड से लेकर याहियापुर, मखदूमपुर, बिलना बॉर्डर, धनौरा क्षेत्र और गजरौला की कुमराला चौकी तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बैरिकेडिंग, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल और यातायात प्रबंधन की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यात्रा के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। निरीक्षण में प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे तथा सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कथित रूप से नशे की हालत में कार चला रहे एक सिपाही की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। आरोप है कि कार की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन का टायर निकल जाने के बाद भी चालक कार दौड़ाता रहा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी सिपाही की पहचान संजीव तोमर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में की गई कार्रवाई में मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आसिफ और एक बाल अपचारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 1.60 लाख रुपए कीमत की चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की बाइक का रंग बदलकर और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें बेच देते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि आरोपियों का संबंध किसी बड़े वाहन चोरी गिरोह से तो नहीं है। एक दिव्यांग व्यक्ति ने जान से मारने की कथित धमकियों से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित ने एसपी कार्यालय के बाहर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया, जिसमें उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसे
फजले अनस, चन्नू और दाऊद से जान का खतरा है। उसका ये भी कहना है कि बीती रात चारों आरोपियों ने उसके घर पर पहुंचे और उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। पीड़ित ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। मामलों के तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अजय देवगन स्टारर कॉमेडी फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए घरेलू बाजार के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी दमदार कमाई कर रही है। रिलीज के पहले वीकेंड में शानदार कारोबार करने के बाद वर्किंग डे पर कलेक्शन में हल्की गिरावट जरूर दर्ज हुई, लेकिन फिल्म की रफ्तार बरकरार रही। रिपोर्ट के अनुसार चौथे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया, जिसके साथ इसका कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 102 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। महज 4 दिनों में 100 करोड़ क्लब में शामिल होकर फिल्म ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी की कॉमिक केमिस्ट्री को भारत ही नहीं विदेशों में भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी के साथ धमाल 4 इस साल वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली चुनिंदा हिंदी फिल्मों की सूची में भी शामिल हो गई है। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा ने 7 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी का ऐलान कर अपने प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी दी है। वर्ष 2019 में रिलीज हुई रंगीला राजा के बाद फिल्मों से दूर रहे गोविंदा अब रूपा और दुनियादारी के जरिए अभिनय के साथ साथ निर्माता की भूमिका में भी नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों और अटकलों के बावजूद उन्होंने वापसी की मजबूत तैयारी की है। गोविंदा ने बताया कि उनकी नई फिल्म युवाओं को सकारात्मक संदेश देने वाली होगी और इसके माध्यम से कई नए कलाकारों को भी लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने विवादों से दूरी बनाते हुए कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान फिल्म रूपा पर है। इस दौरान फिल्म की अभिनेत्री रानी स्वर्णकार भी मौजूद रही, जो इसी फिल्म से बॉलीवुड में पदार्पण करेंगी। जानकारी के मुताबिक रूपा की शूटिंग इसी साल सितंबर से शुरू होने की संभावना है। लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रच दिया और इस शानदार जीत के साथ कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। ये महिला टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत रही, जबकि लॉर्ड्स में भारत की चौथी टेस्ट जीत भी दर्ज हुई। मैच में भारत ने दोनों पारियों में कुल 626 रन बनाकर अपना दूसरा सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बनाया। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में जगह बनाई, जबकि यस्तिका भाटिया ने दूसरी पारी में शतक जड़कर लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया। स्मृति मंदना ने अपने करियर का 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए और एक नया कीर्तिमान बनाया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय पूरी टीम और स्पोर्ट्स स्टाफ को दिया, जबकि इंग्लैंड के कप्तान नेट सिवर ब्रंट ने भारत के शानदार प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए टीम की कमियों को हार का कारण बताया। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।